नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ बंगला साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री सत्यजीत रे जी द्वारा रचित एक रहस्यपूर्ण कहानी को लेकर। कहानी का नाम है प्रोफेसर हिज बिज बिज। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। मेरे साथ जो घटना घटी है उस पर शायद ही कोई विश्वास करे। अपनी आंखों से देखे बिना बहुतेरे आदमी बहुत सी बातों पर विश्वास नहीं करते, जैसे भूत। इतना जरूर है कि मैं भूत प्रेत की कहानी लिखने नहीं बैठा हूं। सच कहने में हर्ज ही क्या, इसे किस तरह की घटना कहूं यह बात खुद मैं ही नहीं जानता, मगर घटना घटी है और घटी है मेरे जीवन में ही, इसीलिए इसमें सच्चाई है और उसके संबंध में लिखना भी स्वाभाविक है। पहले ही बता दूं कि जिसके कारण यह घटना घटी थी उसका असली नाम मुझे नहीं मालूम। उसने बताया था कि उसका कोई नाम है ही नहीं। इतना ही नहीं, नाम के बारे में उसने छोटा मोटा एक भाषण भी दे डाला था। नाम से क्या आता जाता है साहब, किसी जमाने में मेरा कोई नाम था, अब उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसको मैंने त्याग दिया है। आप जो कि आए, बातचीत की, अपना नाम बताया, इसलिए नाम का प्रश्न उठता है। यूं यहां कोई नहीं आता और न आने का मतलब है कि कोई मुझे नाम लेकर नहीं पुकारता है। जान पहचान का कोई आदमी है ही नहीं, किसी से खत किताबत नहीं, अखबारों में रचना नहीं छपवाता हूं, बैंक के चेक पर दस्तखत नहीं करना पड़ता है। फलस्वरूप नाम का कोई प्रश्न खड़ा होता ही नहीं। एक नौकर है, मगर वह भी गूंगा ना होता तो भी वह मेरा नाम लेकर मुझे नहीं पुकारता, बल्कि मुझे बाबू कहता। बस बात खत्म। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप मुझे क्या कहकर पुकारिएगा। आप इसी पर सोच रहे हैं ना। अंततः तय पाया कि मैं उन्हें प्रोफेसर हिज बिज बिज कहकर पुकारूं। ऐसा क्यों हुआ यह बात मैं बाद में बताऊंगा। पहले जरूरी है कि शुरू की कुछ बातें बता दूं। घटना गोपालपुर में घटी थी। उड़ीसा के जंगम जिले के बरहमपुर स्टेशन से 10 मील दूर समुद्र के किनारे गोपालपुर नामक एक छोटा शहर है। पिछले 3 सालों से दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि काम का दबाव बहुत ज्यादा था। इस बार 3 सप्ताह की छुट्टी लेकर तय किया कि इस अनदेखी परंतु नाम से परिचित जगह में जाऊंगा। दफ्तर के कामों के अलावा मैं एक और काम करता हूं, और वह है अनुवाद का काम। आज तक मेरे द्वारा अंग्रेजी से बंगला में अनुवादित 7 जासूसी उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। प्रकाशक का कहना है कि उन उपन्यासों की खपत काफी तादाद में हो रही है। बहुत कुछ उसी के दबाव के कारण मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। इन 3 सप्ताहों के बीच एक पूरी किताब के अनुवाद का कार्यभार मेरे कंधे पर है। इसके पहले मैं कभी गोपालपुर नहीं आया था। जगह का चुनाव अच्छा हुआ है, इसका पता मुझे पहले दिन ही चल गया। इतने एकांत और मनोरम स्थान इसके पहले मैंने बहुत कम ही देखे हैं। एकांत होने का एक दूसरा ही कारण है। यह अप्रैल का महीना है। अप्रैल सैलानियों के आने का मौसम नहीं होता। वायु परिवर्तन के लिए आने वाले लोगों का झुंड अभी यहाँ नहीं पहुंचा है। मैं जिस होटल में आकर रुका हूं वहां मेरे अतिरिक्त और एक व्यक्ति है, एक वृद्ध आर्मेनियम, नाम मिस्टर एराटून। वे होटल के पश्चिम छोर के एक कमरे में रहते हैं और मैं पूर्वी छोर के एक दूसरे कमरे में।
होटल के लंबे बरामदे के ठीक नीचे से ही रेतीला मैदान शुरू हो जाता है। 100 गज की दूरी में फैली रेत पर समुद्र की लहरें आकर पछाड़ खाती रहती हैं। लाल केकड़े बीच बीच में बरामदे पर चढ़कर चहलकदमी करते रहते हैं। मैं डेक चेयर पर बैठा बैठा दृश्यावलोकन और लेखन का कार्य करता रहता हूँ। शाम के वक्त 2 घंटे के लिए काम करना बंद कर देता हूँ और रेत पर चहलकदमी करने के लिए निकल जाता हूँ। शुरू में 2 दिन समुद्र के किनारे से होता हुआ मैं पश्चिम की ओर गया। तीसरे दिन सोचा पूरब की तरफ भी जाना जरूरी है। रेत पर पुराने जमाने के टूटे फूटे घर अजीब जैसे दिखते हैं। मिस्टर एराटून ने बताया था कि ये घर 300-400 साल पुराने हैं। किसी जमाने में गोपालपुर डचों की चौकी था। इन मकानों में से ज्यादातर उसी जमाने के हैं। दीवार की ईंटें चिपटी और छोटी छोटी हैं। दरवाजे और खिड़कियों के स्थान पर सिर्फ दरारें रह गई हैं और छत के नाम पर छावनी के बजाय खुली जगह ही ज्यादा है। मैंने एक घर के अंदर घुसकर देखा और वहां सन्नाटे का आलम पाया। पूरब की तरफ कुछ दूर जाने पर देखा एक जगह रेतीला भाग काफी चौड़ा है। इसके फलस्वरूप शहर बहुत पीछे छूट गया है। करीब करीब पूरी जगह लगभग 100 तिरछी पड़ी नावों से भरी हुई है। समझ गया कि मछुआरे इन्हीं नावों को लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलते हैं। देखा मछुआरे जहां तहां जमा होकर अड्डेबाजी कर रहे हैं। उनके बच्चे पानी के पास जाकर केकड़े पकड़ रहे हैं। 4-5 सुअर इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। इसी बीच एक उल्टी पड़ी नाव पर 2 बंगाली सज्जन बैठे हुए नजर आए। एक आदमी की आंखों पर चश्मा है। वे अपने हाथ में पड़े अखबार को हवा के झोंके के बीच मोड़ने में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। दूसरे सज्जन अपने हाथों को छाती के पास रखकर अपलक समुद्र की ओर देखते हुए बीड़ी का कश ले रहे हैं। मैं ज्यों ही उनके निकट पहुंचा, अखबार वाले सज्जन ने परिचय प्राप्त करने की मुद्रा में पूछा, आप यहाँ नए नए आए हैं? हाँ, 2 दिन। साहबी होटल में टिके हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, आप लोग यहीं रहते हैं? अब वे अखबार को संभालने में सफल हो गए। बोले, मैं यहीं रहता हूँ 26 बरसों से, गोपालपुर में ही। न्यू बंगाली मेरा ही होटल है। तब हाँ, घनश्याम बाबू आपकी ही तरह चेंज में आए हैं। मैंने कहा, अच्छा, और बातचीत का सिलसिला खत्म कर आगे बढ़ने लगा। तभी भला आदमी एक दूसरा ही सवाल पूछ बैठा, उधर कहाँ जा रहे हैं? यूं ही जरा घूमूंगा, और क्या? क्यों? भारी मुसीबत में फंसा। क्यों? घूमने जा रहा हूं, यह भी उनसे कहना होगा। तब तक वे खड़े हो चुके थे। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ती जा रही है। आसमान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में मेघ का एक स्याह चकत्ता आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है। आंधी आएगी क्या? भले आदमी ने कहा। 1-8 साल पहले कुछ कहा नहीं जा सकता था। उस समय ऐसी हालत थी कि जहां मर्जी हो आदमी घूम फिर सकता था। पिछले सितंबर से पूरब की तरफ मछुआरों की बस्ती से 1-8 मील दूर एक आदमी डेरा डंडा डाले बैठ गया है। इन टूटे फूटे मकानों को देख रहे हैं ना? ठीक वैसा ही एक मकान है। मैंने उस मकान को नहीं देखा है। यहाँ के पोस्टमास्टर महापात्र ने बताया कि उसने देखा है। मैंने कहा, साधु सन्यासी टाइप के आदमी है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर? वे क्या है मालूम नहीं। महापात्र ने बताया है कि मकान के टूटे फूटे हिस्से को तिरपाल से ढक रखा है। अंदर क्या करते हैं किसी को भी इसका पता नहीं। तब हाँ,
छत के एक छेद से बैंगनी रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ा है। मकान मैंने नहीं देखा है, लेकिन उस आदमी को 2 बार देख चुका हूँ। मैं इसी जगह बैठा हुआ था और वह मेरे सामने से पैदल जा रहा था। हरदिया कोट पतलून पहने था। दाढ़ी मूछ नहीं है, लेकिन सिर पर घने बाल हैं। चहलकदमी करता हुआ मन ही मन कुछ बुड़बुड़ा रहा था। यहाँ तक कि कई बार जोरों से हंसते हुए भी देखा। मैंने बातें की, मगर उसने जवाब नहीं दिया। या तो अभद्र है या फिर पागल। शायद अभद्र और पागल दोनों। उसके पास एक नौकर भी है। वह सवेरे के वक्त बाजार में दिखाई पड़ता है। इतना हट्टा कट्टा कोई दूसरा आदमी मैंने नहीं देखा है साहब। उसके सिर के बाल छोटे छोटे हैं, लंबा चौड़ा चेहरा, बहुत कुछ इस सुअर के जैसा। या तो वह गूंगा है या फिर मुंह बंद किए रहता है। सामान खरीदने के समय भी जबान से शब्द नहीं निकालता है। दुकानदार को हाथ के इशारे से बता देता है। मालिक चाहे जैसा हो, लेकिन वैसा नौकर जिस घर में है, वहां न जाना क्या अक्लमंदी का काम नहीं है। घनश्याम बाबू भी तब तक उठकर खड़े हो चुके थे। बीड़ी को रेत पर फेंक कर बोले, चलिए साहब। दोनों आदमी जब होटल की ओर रवाना होने लगे तो मैनेजर बाबू ने बताया कि उनका नाम राधा विनोद चाटुर्जा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने होटल में आने का अनुरोध भी किया। जासूसी उपन्यासों का अनुवाद करते करते रहस्य के प्रति मेरे मन में जो एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा हो गया है, यह बात न्यू बंगाली होटल के मैनेजर साहब को मालूम नहीं थी। मैंने घर लौटने की बात सोची ही नहीं, बल्कि पूरब की तरफ ही बढ़ता गया। अभी भाटे का समय है। समुद्र का पानी पीछे की ओर चला गया है। ज्वार भी बहुत ही कम आ रहे हैं। किनारे के जिस स्थान पर लहरें झाग उगल रही हैं, वहां कुछ कौवे फुदक रहे हैं। फेनों का अंबार सरसराता हुआ आगे बढ़ता है और फिर पीछे हट जाता है। उसके तुरंत बाद फेन के बुदबुदों को चोंच मारकर कौवे जैसे कुछ चीज खाने लगते हैं। मछुआरों के गांव को पार करने के बाद लगभग 10 मिनटों तक मैं आगे की ओर चलता गया। भीगे रेत पर एक चलती हुई लाल चादर देखकर शुरू में मैं अचकचा उठा। निकट जाने पर पता चला कि यह केकड़ों का एक दल है जो पानी हट जाने के कारण झुंड बनाकर अपने निवास स्थान की ओर लौटा जा रहा है। और 5 मिनटों तक चलने के बाद उस मकान पर नजर पड़ी। तिरपाल के घेरे की बात पहले सुन चुका था, इसलिए पहचानने में असुविधा नहीं हुई। लेकिन निकट जाने पर देखा वहां सिर्फ तिरपाल ही नहीं है, बांस, लकड़ी के तख्ते, जंग लगा कॉर्गेटेड टीन, यहाँ तक कि पेस्टबोर्ड के टुकड़े भी मकान की मरम्मत के काम में लाए गए हैं। देखकर लगा अगर छत को भेद कर बरसात का पानी अंदर नहीं गिरता है तो किसी आदमी के लिए इस मकान में रहना असंभव नहीं है। मगर वह आदमी है कहाँ? कुछ देर तक वहां खड़े रहने के बाद मुझे लगा वह आदमी अगर अधपगला है और उसके पास सचमुच ही एक विशालकाय नौकर है, तो मैं जिस तीव्र कौतूहल के साथ इस मकान की ओर देख रहा हूँ, मेरा यह देखना बुद्धिमानी का काम नहीं है। इससे तो अच्छा यही होगा कि यहाँ से थोड़ी दूर हटकर अनमनेपन के साथ चहलकदमी करता रहूं। इतनी दूर जब आ ही चुका हूं तो फिर उसे बिना देखे कैसे चला जाऊं? मैं यह सब सोच ही रहा था कि एकाएक ऐसा लगा जैसे घर के सामने के दरवाजे की दरार के पीछे अंधेरे में कोई चीज हिल डुल रही है। उसके बाद एक नाटा जैसा आदमी बाहर आया। यह समझने में देर नहीं लगी कि यही आदमी इस मकान का मालिक है और यही अंधेरे से फायदा उठाकर कुछ देर से मुझ पर निगरानी रख रहा था। आपके हाथ में 6 उंगलियां देख रहा हूं। ही ही। अचानक महीन आवाज सुनाई दी। बात सही है, मेरे हाथ में
अंगूठे के पास एक ज्यादा उंगली मेरे जन्म से ही है और जिससे मैं कोई काम नहीं लेता हूँ, लेकिन इस आदमी ने इतनी दूर से इसे कैसे देख लिया? जब वह बिल्कुल पास चला आया तो देखा उसके हाथ में पुराने जमाने की एक आंख से देखी जाने वाली दूरबीन है और उसी से वह बेझिझक मेरा अध्ययन कर रहा था। दूसरी उंगली अवश्य ही अंगूठा है ना? इस आदमी के गले की आवाज अत्यंत महीन है। इतनी उम्र के किसी आदमी की आवाज इस तरह की मैंने कभी सुनी नहीं थी। आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? उसकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। राधा विनोद बाबू की बातों से इस आदमी के बारे में मैंने कुछ और ही धारणा बनाई थी, लेकिन अब देखने में आया कि बहुत ही खुश मिजाज है और व्यवहार में अत्यंत शालीन। अभी वह मुझसे 10 हाथ की दूरी पर है। शाम के धुंधलके में उसे साफ साफ देख नहीं पा रहा था। हालांकि देखने की इच्छा प्रबल थी, इसीलिए उसके अनुरोध को ठुकराया नहीं। जरा सावधानी से, आप लंबे आदमी हैं और मेरा दरवाजा छोटा। झुककर अपने सिर को बचाते हुए मैंने उसके निवास स्थान में प्रवेश किया। एक पुरानी सौंधी गंध के साथ समुद्र की नमी से भरी एक गंध तथा एक अजनबी गंध मिलजुल कर इस पंचमेली पैबंददार मकान से सामंजस्य स्थापित कर रही है। बाईं तरफ आइए, दाहिनी तरफ मेरा काम का घर है। दाहिनी तरफ से दरवाजे की दरार की ओर देखा। वह लकड़ी के एक बड़े तख्ते से मजबूती से बंद था। हम बाईं तरफ की कोठरी के अंदर चले आए। इसे बैठक कहा जा सकता है। एक कोने में लकड़ी की एक मेज पर कुछ मोटी कॉपियां, 3 कलमें, दवात, गोंद की शीशी और एक कैंची पड़ी हुई है। मेज के सामने एक जंग लगी टीन की कुर्सी, एक किनारे उलट कर रखा हुआ एक पैकिंग केस और कोठरी के बीचों बीच एक विशाल कुर्सी। इस आखिरी असबाब को किसी राजमहल की बैठक में रहना चाहिए था। कीमती लकड़ी पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। बैठने की जगह पर गाढ़े लाल रंग की मखमल है जिस पर बेल बूटे कड़े हैं। आप इस बक्से पर बैठ जाइए, मैं कुर्सी पर बैठता हूं। बस यहीं से मन में खटका पैदा हुआ। यह आदमी अगर घनघोर पागल नहीं है तो कम से कम बेहुदा और खामख्याली तो अवश्य ही है। ऐसा ना हो तो कहीं एक बाहरी आदमी को अपने घर के अंदर बुलाकर पैकिंग के बक्से पर बिठाए और खुद सिंहासन पर विराजमान हो जाए। लेकिन खिड़की के तिरपाल की फांक से आती हुई शाम की रोशनी में उसकी आंखों में पागलपन की कोई निशानी नहीं दिख रही है, बल्कि बच्चे के जैसा खुशी का एक भाव तैर रहा है। और इसी से उस आदमी के बेहूदगी से भरे अनुरोध के बावजूद उसके चेहरे पर विरक्ति की छाप नहीं पड़ी है। मैं पैकिंग केस पर बैठ गया। कहिए, उसने कहा। क्या कहूं? दरअसल मैं कुछ कहने नहीं आया हूं, सिर्फ देखने ही आया हूं। इसलिए जब उसने चट से कहिए कहा तो मैं मुश्किल में पड़ गया। अंततः जब कोई दूसरा विचार मन में नहीं आया तो मैंने अपना परिचय ही दे डाला। मैं छुट्टियों में कलकत्ते से आया हूं। मैं यानी कहने का मतलब है कि लेखक हूं। मेरा नाम है हिमांशु चौधरी। इस ओर घूमने आया था कि आपके मकान पर नजर पड़ गई। ठीक है, परिचय प्राप्त कर खुशी हुई। तब हाँ, मेरा कोई नाम नहीं है। फिर संदेहजनक बात, हर आदमी का कुछ ना कुछ नाम होता ही है, फिर इसे अपवाद क्यों मान लिया जाए? यह पूछते ही भले आदमी ने नाम के बारे में एक भाषण दे डाला। इसका दौर जब समाप्त हुआ तो मुझे खामोश पाकर वह मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी बातें शायद आपके मन को नहीं भाई। फिर आपसे एक बात कहूं, मैंने मन ही मन अपना एक नाम रख छोड़ा है।
इतना जरूर है कि यह नाम किसी से बताया नहीं है, मगर आपकी चूंकि 6 उंगलियां हैं, इसलिए आपसे बताने में कोई हर्ज नहीं। भले आदमी की ओर निहारता रहा। कमरे की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। नौकर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? कम से कम मोमबत्ती या मिट्टी के तेल की कोई डिबरी इस समय तो रखनी ही चाहिए थी। भले आदमी ने अपना सिर घुमाकर कहा, आपने मेरे कानों को ध्यान से देखा है? अब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब आंखें उस ओर गईं तो चौंक पड़ा। आदमी के इस तरह के कान मैंने कभी नहीं देखे थे। ऊपर का हिस्सा गोल के बजाय नुकीला है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि सियार कुत्ते के हुआ करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कान दिखाने के बाद वह मेरी ओर घूमा और एक अजीब हरकत कर बैठा। अपने सिर के बालों को एक बार जोरों से झटक दिया। नतीजा यह हुआ कि बाल खुलकर हाथ में आ गए। मैंने आश्चर्य में आकर देखा, चांद और कनपटी के अलावा कहीं बालों का नामो निशान नहीं है। इस नए चेहरे और झलकती हुई आंखों में शरारत भरी हंसी देखकर मेरे मुंह से अनायास एक नाम निकल पड़ा, हिस्बिस्बिस। एग्जैक्टली। भले आदमी ने तालियां बजाई और खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप चाहें तो तस्वीर से मिलाकर देख सकते हैं। जरूरत नहीं है, मैंने कहा। हिस्बिस्बिस का चेहरा बचपन से ही मन में बना हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो स्वच्छंदता पूर्वक इस नाम को उपयोग में ला सकते हैं। अगर नाम के आगे प्रोफेसर शब्द जोड़ दें तो और अच्छा रहे। तब हाँ, यह बात किसी से बताइएगा नहीं। अगर बता दिया तो अब पहले पहल मुझे तनिक भय का एहसास हुआ। यह आदमी निसंदेह पागल है या फिर बेहुदे किस्म का सनकी। ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल है। हर वक्त यही सोचकर तटस्थ रहना पड़ता है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं। हम दोनों एक साथ चुपचाप रहें, यह भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने कहा, आपके कान के नुकीले हिस्से का रंग कुछ दूसरी ही तरह का दिखता है। वह तो होगा ही, उस आदमी ने कहा। वह मेरा अपना नहीं है। जन्म के समय मेरे कान इस तरह के नहीं थे। फिर क्या आपके कान भी आपके बालों की ही तरह नकली हैं? खींचते ही खुल जाएंगे। भले आदमी ने उसी तरह खिलखिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। हाँ, यह आदमी जरूर ही पागल है। फिर वह क्या चीज है? मैंने पूछा। ठहरिए, पहले अपने नौकर से आपका परिचय करा दूं, उसे भी शायद आप पहचान लेंगे। अब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था। पता नहीं कब एक दूसरा आदमी पीछे के दरवाजे से वहां आकर खड़ा हो गया था। उसके हाथ में मिट्टी के तेल की एक डिबरी थी। यह वही नौकर है जिसके बारे में राधा विनोद बाबू ने बताया था। भले आदमी ने जब ताली बजाई तो वह कमरे के अंदर चला आया और मिट्टी के तेल की डिबरी मेज पर रख दी। वास्तव में इस तरह का विशालकाय आदमी मैंने देखा हो ऐसा याद नहीं आता। उस आदमी के बदन पर एक धारीदार फतूही है और वह छोटे पन्हे की धोती पहने हैं। पांव और हाथ की मांसपेशियां, कलाई का घेरा, सीना और गर्दन की चौड़ाई देखकर स्तंभित रह जाना पड़ता है। हालांकि उस आदमी की लंबाई 5 फीट और 2 या 3 इंच से अधिक ना होगी। मेरे नौकर को देखकर आपको किसी की बात याद आ रही है क्या? हिस्बिस्बिस ने पूछा। वह डिबरी रखकर अपने मालिक के आदेश का इंतजार कर रहा है। एक आध पल उसकी ओर देखने के बाद उसके चेहरे के सादृश्य का याद आ गया। मैंने अवाक होकर कहा, अरे यह तो षष्ठी चरण है। आपने बिल्कुल सही बात कही। भला आदमी खुशियों के मारे बैठे बैठे ही नाचने लगा। खेल खेल में षष्ठीकरण जी लोक रहे हाथी को क्षण क्षण, वजन देह का 59 मन है,
लोहे जैसा सख्त गठन है। इतना जरूर है कि उसका वजन 59 मन नहीं बल्कि 3.5 मन से कुछ ज्यादा ही होगा। कम से कम 1968 में इतना ही था। हाथी लोकने की बात तो मालूम नहीं, पर इतना जरूर है कि वह हर रोज सवेरे 2 बड़े बड़े सूअरों को पकड़कर लोकता रहता है। एक घटना मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मेरी यह जो कुर्सी है उसे भी वह एक ही हाथ से उठाकर ले आया है। कहां से? यह बात मत पूछिए। जाओ षष्ठी, हम लोगों के लिए 2 डाब ले आओ। षष्ठी आदेश पालन के लिए चला गया। बाहर बादल गरज रहे हैं। हवा के एक तेज झोंके से तिरपाल खड़खड़ाने लगे। अब अगर यहां से उठकर नहीं जाता हूं तो मुसीबत में फंसना होगा। आप मेरे कान के बारे में पूछ रहे थे ना? भले आदमी ने कहा। असल में वे बनबिलाव के कान और ओरिजिनल कान को मिलाकर बनाए गए हैं। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई। मैंने पूछा, उन्हें मिलाया कैसे? भले मानस ने कहा, क्यों, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? एक आदमी का दिल जब दूसरे आदमी में बिठा दिया जाता है तो जानवर के आधे कान को आदमी के कान के ऊपर नहीं बिठाया जा सकता। आप शुरू में क्या डॉक्टरी करते थे? प्लास्टिक सर्जरी टाइप का कुछ? बात तो सही है, करता नहीं था, बल्कि अब भी करता हूं। तब हाँ, वह सर्जरी कोई मामूली नहीं है। मसलन आप अपने अंगूठे को ही ले लें। अगर वह नहीं होता तो जरूरत पड़ने पर उसे लगा लेना मेरे लिए बिल्कुल आसान काम था। मैंने बहुत कोशिश की कि उस आदमी की कल्पना एक बड़े डॉक्टर के रूप में करूं, परंतु सफलता नहीं मिली। हालांकि कानों की ओर ताकने पर सचमुच वे बहुत ही अजीब जैसे लग रहे थे। किस सफाई से जोड़ लिया है कि कुछ मालूम ही नहीं होता। भले आदमी ने कहा, डॉक्टरी और विज्ञान की पुस्तकों के अलावा मैंने मात्र 2 ही पुस्तकें पढ़ी हैं, ऊट पटांग और हर्षबरल, और दोनों में ही 2 चीजें मुझे सबसे अच्छी लगी। वे हैं उस तरह के प्राणी जिन्हें लोग अजीब और बेढप कहा करते हैं। सामान्य के बाहर अगर कुछ हो या कुछ किया और कहा जाए तो लोग उसे पागलपन और अजीब कहकर कोई महत्व ही नहीं देते। जानते हैं, मैं बचपन में मोमबत्ती चूस कर खाता था। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा इतनी मक्खियों को पकड़ पकड़ कर मैंने खा डाला है कि इसकी कोई गिनती ही नहीं। षष्ठी चरण डाब ले आया, इसलिए भले आदमी को कुछ क्षणों तक चुप्पी धारण करनी पड़ी। 2 मुलम में चढ़े गिलासों को मेज पर रखकर उसने सिलसिलेवार दोनों डाबों को अपनी तलहथियों से दबाया। वे पटापट टूट गए और उनका पानी गिलासों के अंदर गिर पड़ा। षष्ठी चरण ने गिलास हमारी ओर बढ़ा दिए। डाब के पानी का घूंट लेकर भले मानस ने कहा, डॉक्टरी पढ़कर मैंने प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलाइज क्यों किया जानते हैं? क्यों? मेरे कौतूहल की मात्रा बढ़ती जा रही थी, और वह इसलिए कि मैं जानना चाहता था कि इस भले मानस की कल्पना की दौड़ कहां तक है। हिजबिजबिज ने कहा, क्योंकि सिर्फ तस्वीरों से ही मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती थी। सिर्फ यही सोचता रहता था कि इस तरह के जानवर अगर सचमुच होते तो कितना अच्छा होता। वे सब प्राणी कहीं ना कहीं हैं, इस बात पर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, मगर मैं चाहता था कि वे मेरे घर पर रहें, मेरे हाथ के बिल्कुल करीब, आंखों के सामने। समझे? मैंने कहा, नहीं साहब, बात समझ में नहीं आई। आप किन प्राणियों के बारे में कह रहे हैं? यही जैसे बगुला, गिरगिट या हंस। मैंने कहा, समझ गया। उसके बाद? उसके बाद और क्या, मैंने गिरगिट से शुरुआत की। दोनों चीजें मेरे हाथ के करीब ही थीं, तोते का माथा और गिरगिट की पूंछ, ठीक उसी तरह जिस तरह किताब में है। पहली कोशिश में ही सफलता हासिल हो गई। ऐसा जोर दिया कि बाहर से कुछ मालूम ही नहीं पड़े।
मगर जानते हैं, भला आदमी गंभीर होकर एक पल चुप बैठा रहा। उसके बाद बोला, अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रहा, कुछ खाता ही न था, बिन खाए जिंदा कैसे रहेगा? असल में जो लिखा हुआ है वही ठीक है। शरीर से शरीर जुड़ने पर भी मन आपस में मिल नहीं पाते, इसलिए अब धड़ और सिर को जोड़ना छोड़कर एक दूसरे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। वह एकाएक अनमना जैसा हो गया। मेरी तकदीर अच्छी है कि डाब का पानी ही पीने के लिए दिया है। अगर चाय बिस्कुट दिया होता तो मुंह के अंदर रखने की हिम्मत नहीं होती। षष्ठी चरण कहाँ चला गया मालूम नहीं। खट 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 आवाज हो रही है। यह आवाज जिधर से आ रही है उससे यही लग रहा है कि भले आदमी ने जिसे अपने काम धंधे का कमरा बताया था उसी के दरवाजे खोले जा रहे हैं। बाहर तेज हवा चल रही है। मेघों की गड़गड़ाहट अच्छी नहीं लग रही है। अब बैठना ठीक नहीं है। भले आदमी को धन्यवाद देकर मैं उठकर खड़ा हो गया। चले, आपसे एक बात पूछनी थी। कहिए। जानते हैं बात क्या है? सब कुछ का इंतजाम कर चुका हूं। साही का कांटा, बकरे का सींग, सिंह के पीछे के 2 पैर, भालू का रुआ ले आया हूं, लेकिन आदमी का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है, और वह भी ऐसा होना चाहिए जो तस्वीर से मिलता जुलता हो। वैसे आदमी पर आपकी नजर पड़ी और उसकी सूचना दे सके तो सहूलियत हो। यह कहकर भले आदमी ने अपनी मेज पर रखी कॉपियों के नीचे से पुराने जमाने का ऊट पटांग निकालकर एक पन्ना उल्टा और उसे मेरे सामने रख दिया। मेरी यह देखी हुई तस्वीर है। हाथ में मुद्गर लिए एक अद्भुत प्राणी एक भागते हुए आदमी की ओर क्रोध भरी दृष्टि से ताक रहा है। डरो नहीं, तुम डरो नहीं जी, मारूंगा मैं तुम्हें नहीं, कुश्ती में तुमको पछाड़ दूं, ताकत उतनी मुझ में नहीं। बताइए, अगर ऐसा प्राणी बना सका तो कितना अच्छा है। कुछ भी बाकी नहीं है। तोड़ना जोड़ना जो कुछ था सब हो चुका है। नीचे की तरफ थोड़ा सा हिस्सा जोड़ भी चुका हूं। अब सिर्फ इसी तरह के एक आदमी की जरूरत है। मैंने कहा, इतनी गोल गोल आंखें कहीं आदमी की होती हैं? हाँ, होती हैं। भला आदमी करीब करीब उछल पड़ा। आंखें तो गोल ही होती हैं, पलकों से चूंकि गोलाई का ज्यादा हिस्सा ढका रहता है, इसीलिए उतनी गोल मालूम नहीं पड़ती हैं। मैं दरवाजे की ओर बढ़ गया। पागल तो है ही, इसके अलावा जल्दी छुटकारा देने वाला जीव भी नहीं है। शब्दों का भी इसके पास खजाना है। ठीक है प्रोफेसर हिस्बिस्बिस, किसी पर नजर पड़ी तो बताऊंगा। जरूर बताइएगा, बड़ा ही उपकार होगा। मैं भी खोज पड़ताल कर रहा हूं। आप कहाँ टिके हुए हैं? आखिरी सवाल को ना सुनने का बहाना बनाकर मैं अंधेरे में चला आया। बाहर आते ही मैं दौड़ने लगा। भीगने से मुझे आपत्ति नहीं है, मगर आंधी में रेत उड़ रहा है और वह नाक और आंखों में घुसकर बहुत परेशान कर रहा है। हाथों से मुंह को छिपाए किसी तरह आंखों को बचाते हुए जब होटल पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे में घुसकर जब स्विच दबाया तो बत्ती नहीं जली। बरामदे पर जाकर बैरा को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ी। बैरा मोमबत्ती लिए मेरे कमरे की तरफ ही आ रहा था। जब मैंने पूछा कि बात क्या है तो उसने बताया, ज्यादा आंधी पानी में गोपालपुर में बत्ती का बुझना एक साधारण घटना है। 8 बजे खाना पीना समाप्त कर जब मैं खाट पर बैठकर टिमटिमाती रोशनी में लिखने बैठा तो मन नहीं लगा। मन बार बार दौड़कर प्रोफेसर हिस्बिस्बिस की ओर जाने लगा। 300 साल पुराने मकान को जहां तहां मरम्मत कर। यहां भी ऊट पटांग की एक थुलथुल बुढ़िया की बात याद आती है। वह आदमी वहां कैसे रहता है? घनघोर पागल के अलावा ऐसा कोई कर सकता है? और षष्ठी चरण सांड जैसे इस नौकर का उसने कहां से इंतजाम किया?
सचमुच क्या पूरब की तरफ से उस बंद कमरे में वह कुछ अद्भुत काम करता है? उसकी बात में कहाँ तक सच्चाई है? उसकी पूरी बात को पागल का प्रलाप कहकर उड़ा दिया जा सकता था, मगर उन कानों के चलते गड़बड़ी पैदा हो रही है। उन कानों को न केवल सफाई के साथ जोड़ा गया है, बल्कि आने के समय डिबरी की रोशनी में देखा था कि एक कान के नुकीले हिस्से में फफोला भी है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि वह कान शरीर का ही हिस्सा है और शरीर के सभी हिस्सों की तरह वहां भी शिरा और स्नायु है, वहां भी रक्त का संचालन होता है। सचमुच जितना ही सोचता हूँ उतना ही मन में होता है कि वे कान न रहते तो मैं राहत की सांस लेता। दूसरे दिन सवेरे 5:30 बजे उठकर देखा रात ही में बदली छट गई है। चाय पीने बैठा तो हिसबिस की बातें याद आईं और जी में हुआ कि हंस पड़ूं। मामूली सी बात है, हल्के अंधेरे में डिबरी की रोशनी में जो कुछ देखा उसका आधा ही हिस्सा दिखाई पड़ा था और आधे की मैंने कल्पना कर ली है। होटल में लौटने पर भी उसी तरह का अंधकार मिला था, इसलिए मन के संदेह को दूर हटाने का मौका नहीं मिला। आज रेत पर सुबह की धूप और शांत समुद्र की शक्ल देखकर मुझे लगा कि वह आदमी पागल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पांव के नीचे एड़ी के पास थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। गौर से देखने पर पता चला कि एक जगह कांटे का दाग है। समझ गया कि कल अंधेरे में जब मैं रेत पर दौड़ता हुआ वापस आ रहा था तो सीप जैसी कोई चीज गड़ गई होगी। अपने साथ में डेटॉल या आयोडीन नहीं ले आया था, इसलिए 9 बजने पर बाजार की तरफ निकल गया। न्यू बंगाली होटल के सामने से होकर सड़क बाजार की ओर गई है। होटल के सामने बरामदे पर घनश्याम बाबू को एक फेरी वाले से मूंगा लेकर उलटते पलटते देखा। मेरे पैरों की आवाज सुनकर उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर देखा और उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा कलेजा थक से कांप उठा। यह चेहरा तो वैसा ही है जैसा कि ऊट पटांग में था। पगला हिसबिस इसी चेहरे की तलाश में है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। उसी तरह चपटी नाक की दोनों ओर फैली हुई लंबी मूछें हैं। लंबे गले के दोनों ओर तस्वीर की जैसी पतली दाढ़ी भी उससे मिलती जुलती है। असल में कल इस आदमी का हाव भाव मुझे पसंद नहीं आया था और इसीलिए इसके चेहरे को मैंने गौर से नहीं देखा था। आज हम लोगों की आंखें मिली और मैंने नमस्कार भी किया, परंतु उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। बड़ा ही अभद्र जैसा लगा। फिर भी मुझे उस आदमी के लिए चिंता हुई। उस पागल के पल्ले इसे पड़ने नहीं दिया जा सकता है। हिबिसबिस या उसका नौकर अगर इसे देख ले तो जरूर ही बगल में दबाकर उस टूटे मकान के अंदर ले जाएगा और उसके बाद उसकी क्या हालत होगी राम जाने। सोचा बाजार से लौटते वक्त एक बार राधा विनोद बाबू से मिलूंगा और सारी बातें खोल कर कहूंगा। उन्हें सावधान कर दूंगा कि अपनी होटल के इस एकमात्र अतिथि पर निगरानी रखे रहें। मगर डेटॉल खरीदते समय मेरे मन से यह विचार अपने आप दूर हो गया। राधा विनोद बाबू से मुझे अजीब अजीब बातें कहनी होगी और वे क्या उन बातों पर विश्वास करेंगे? ऐसा लगता नहीं। यहाँ तक कि उन बातों को सुनकर मुझे पागल करार कर देंगे। इसके अलावा उनकी बात न मानकर मैं जो हिसबिस के पास गया था, यह बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। लौटते वक्त घनश्याम बाबू पर जब दोबारा नजर पड़ी तो मुझे लगा मेरी आंखों से जिस आदमी का चेहरा तस्वीर से मिलता जुलता है, हिसबिस की आंखों से वैसा न भी हो सकता है। इसलिए भय का जितना कारण प्रतीत हो रहा है, असल में उतना न भी हो सकता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इन लोगों से कुछ भी न कहूं और प्रोफेसर को भी कुछ ना बताऊं। अब मैं सिर्फ पश्चिम की तरफ ही घूमने फिरने जाऊंगा और बाकी समय होटल के कमरे में बैठकर
लिखने का काम करता रहूंगा। होटल आते ही बैरा ने बताया कि एक आदमी मुझे खोजने आया था। मुझसे मुलाकात न होने पर वह एक चिट्ठी लिखकर रख गया है। बहुत ही छोटे छोटे चींटी जैसे अक्षरों में यही बात लिखी हुई है। प्रिय शंडागुल जी, आज शाम अवश्य ही मेरे घर पर आइए। सिंह के पिछले हिस्से के साथ साही के कांटे और भालू के रोए को भली भांति जोड़ चुका हूँ। एक बहुत बढ़िया मुद्गर भी तैयार कर लिया है। अब तीनों सीन के लिए एक माथे की जरूरत है। माथा और हाथों का इंतजाम हो जाए तो काम बन जाए। षष्ठी चरण को एक आदमी का पता चला है जिसका चेहरा मूल चित्र से बहुत कुछ मिलता जुलता है। आशा है आज ही मेरा परीक्षण सफल हो जाएगा, इसलिए आज शाम को एक बार किंग कर्तव्य विमूढ़ में आने का कष्ट करे तो बेहद खुशी होगी। भवदीय HBP। याद आया, हिस्बिस ने ही बताया था कि हाशा बरल के अनुसार ही घर का नाम किंग कर्तव्य विमूढ़ रखा गया है। चिट्ठी पढ़ने के बाद मन में पुनः दुश्चिंता समा गई, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि षष्ठी चरण ने शायद घनश्याम बाबू को ही देखा है। दोपहर भर यथासंभव लिखने का काम किया। तीसरे पहर तेज हवा चलने लगी। बरामदे पर डेक चेयर पर बैठे बैठे मैं समुद्र की ओर देखता रहा, जिससे बहुत कुछ हल्केपन का एहसास हुआ। उत्तर पश्चिम से आती हुई हवा लहरों से टकरा रही है। फलस्वरूप लहरों के ऊपर फैली फेन राशि चूर चूर होकर हवा के झोंके से बिखर रही है। देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। 6 बजे राधा विनोद बाबू को रेत से होकर अपने बरामदे की ओर आते देखा। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मेरे उस गेस्ट को इस तरफ चहलकदमी करते हुए देखा है। किसको? घनश्याम बाबू को? हाँ साहब, कल हम आपसे जिस जगह मिले थे वहीं ठहरने की बात थी। अभी गया तो नहीं पाया। आसपास कहीं कोई आदमी नहीं था कि जिससे पूछताछ करूं। इधर मेरे होटल में भी शोरगुल मचा हुआ है। मेरी सोने की घड़ी की चोरी हो गई है। नौकर से सवाल जवाब करने में देर हो गई। वे क्या इस तरफ से होकर नहीं गए हैं? मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। नहीं, इस तरफ से नहीं गए हैं, मैंने कहा। तब हाँ, मेरे मन में एक संदेह हो रहा है। एक जगह जाऊं तो हो सकता है पता चल जाए। आपके हाथ में जो लाठी है वह काफी मजबूत है ना? राधा विनोद बाबू ने अचकचा कर कहा। लाठी? हाँ, लाठी तो मेरे दादाजी के जमाने की है, इसलिए मेरे साथ और कोई चीज नहीं है। जब यहाँ पहले आया था तो आरा मछली का एक दांत खरीदा था, उसे अपने साथ ले लिया। दूसरे हाथ में अपना टॉर्च थाम लिया। मुझे पूरब की तरफ जाते देखकर राधा विनोद बाबू ने भर्राई आवाज में कहा, मछुआरों की बस्ती के पार जाइएगा क्या? हाँ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, 1-8 मील। रास्ते भर राधा विनोद बाबू एक ही बात को 3 बार दोहराते रहे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब। एक प्रौढ़ आदमी के साथ 1.5 मील का रास्ता तय करने में लगभग 1 घंटे का वक्त लग गया। शाम उतर चुकी थी। जब तक घर के पास नहीं पहुंच जाता हूं तब तक यह समझना मुश्किल है कि वहां कोई है या नहीं। उस मकान की तरफ हम जितना बढ़ते जा रहे हैं, राधा विनोद बाबू का उत्साह उतना ही ढीला पड़ता जा रहा है। अंततः जब वह मकान 10 हाथ दूर रह गया तो वे एकाएक ठिठक कर खड़े हो गए और बोले, आपका मतलब क्या है? मैंने कहा, जब इतनी दूर आ ही चुके तो और 10 हाथ चलने में आपत्ति क्यों कर रहे हैं? आखिरकार वे मेरे पीछे पीछे चलने लगे। घर के पास आने पर टॉर्च जलाना पड़ा, क्योंकि अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। कल मिट्टी तेल की जो डिबरी जल रही थी उसे अब तक जल जाना चाहिए था, पर जली नहीं है। सामने के दरवाजे से अंदर जाकर जब टॉर्च जलाई तो देखा एक आदमी चित्त पड़ा हुआ है।
वह अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि उसकी विशाल छाती अब तक धड़क रही है। यह तो वह नौकर है, राधा विनोद बाबू ने भर्राई आवाज में कहा। जी हाँ, यह षष्ठी चरण है। आपको इसका नाम भी मालूम है? इस बात का उत्तर न देकर मैं बैठक के अंदर चला गया। कमरा खाली है, प्रोफेसर का वहां कोई नामो निशान नहीं है। वहां से निकलकर मैं उसकी प्रयोगशाला के अंदर गया। वह कमरा भी बैठक की तरह लंबा चौड़ा है। मेज पर एक ओर सरो सामान का ढेर लगा है, शीशी, बोतल, कांटा छुरी, दवा दारू वगैरह। एक तेज गंध से कमरा भरा हुआ है। बचपन में चिड़िया खाने में जानवरों के पिंजरे के सामने खड़े होने पर इसी तरह की गंध का एहसास हुआ था। अरे, उस आदमी का कुर्ता तो यहीं पड़ा है, राधा विनोद बाबू चिल्ला उठे। आज सवेरे कुर्ते पर मेरी भी नजर पड़ चुकी है। 3/4 आस्तीन वाला भूरे रंग का कुर्ता है, सीने के पास सफेद बटन। इसमें संदेह नहीं कि यह घनश्याम बाबू का ही कुर्ता है। और उस कुर्ते की जेब में हाथ डालते ही इस भयावह स्थिति में भी राधा विनोद बाबू चौंक पड़े। उन्हें अपनी सोने की घड़ी मिल गई थी। यहाँ क्या किया जाता है? ये सरो सामान यहाँ क्यों है? कुर्ता है, जेब में घड़ी पड़ी है, मगर वह पट्टा कहाँ चला गया, उस बूढ़े का भी पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा, यह तो देख ही रहे हैं कि वे घर के अंदर नहीं हैं, बाहर चलिए। षष्ठीकरण अब भी बेहोश पड़ा है। उसे लांघते हुए हम घर के बाहर रेत पर आए। समुद्र की ओर ताकने पर हल्के अंधेरे में एक आदमी दिखाई पड़ा। वह इस ओर आ रहा है। जब वह थोड़ा और करीब आ गया तो मैंने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली। देखा, प्रोफेसर हिसबिसबिस आ रहे हैं। षडांगुल ही हैं? जी हाँ, मैं हिमांशु चौधरी हूँ। थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आए? उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्यों? मैंने पूछा। वह तो चला गया, तस्वीर के जैसा आदमी मिल गया था। 1 ही घंटे में मैंने जोड़ दिया। मजे में घूमने फिरने लगा, बातचीत भी की। षष्ठी चरण डरने लगा तो उसके सिर पर मुद्गर दे पटका और उसके बाद सीधे समुद्र की ओर चला गया। सोचा पुकारूं, मगर नाम तो कुछ था ही नहीं कि पुकारता। आदमी का सिर, सिंह के पैर, साही की पीठ, बकरी के सींग। लेकिन पानी के अंदर क्यों चला गया, समझ में नहीं आया। बात करते करते वह अपने अंधेरे घर के भीतर चला गया। अब तक मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही थी। अब नीचे की तरफ रोशनी पड़ी तो रेत पर पैरों की छाप दिखाई दी। पैरों की ताजा छाप, पैर नहीं बल्कि पंजा कहना चाहिए। छाप का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे हम भीगे रेत के पास पहुंचे। भीगे रेत पर छाप और भी स्पष्ट थी। केकड़ों के गड्ढे की बगल से होती हुई, अनगिनत सीपों पर से होती हुई पंजे की वह छाप क्रमशः पानी की ओर जाकर समुद्र में खो गई थी। इतनी देर बाद राधा विनोद बाबू के मुंह से आवाज निकली। सब कुछ तो समझ गया। वह आदमी घनघोर पागल है। आप शायद अधपगले हैं, मगर मेरे होटल का वह बटमार बशिंदा कहाँ चला गया? अपने हाथ के आरा मछली के दांत को पानी में फेंककर होटल की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने कहा, इसकी तहकीकात पुलिस से करने को कहिए। कुर्ता जब यहाँ मिला है तो यहीं तलाश करने को कहिए। तब हाँ, मुझे आशंका इस बात की है कि रहस्य का पता लगाते लगाते पुलिस भी कहीं मेरी ही तरह ना हो जाए, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़।